नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की एकजुटता और इंडिया गठबंधन की बीजेपी के आगे ताकत को लेकर जितने भी सवाल उठाए जा रहे थे, उनके करारे जवाब रविवार को यानी कल पटना की जन विश्वास रैली में, ये जो रैली का दृश्य आप देख रहे हैं, इस रैली में मिल गए हैं, जहां करीब 12 लाख लोग इकट्ठा हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए वो आए थे। और इस रैली में आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के नेताओं ने मोदी और बीजेपी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। आइए जरा सुनते हैं कुछ इन्हीं नेताओं के बयान जो कल दे रहे थे। सुनिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? तो सुन रहे थे आप यहां लालू प्रसाद यादव सीधा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके हिंदुत्व पर और उनके परिवार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, और जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई। लेकिन इस हमले से तिलमिलाते हुए बीजेपी ने आज से मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दिया है। बीजेपी के तमाम नेता और देश भर के कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। ये देखिए, तमाम नेता जिधर भी देखिए उधर ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है। तो अभी आप सुन रहे थे लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा था, लेकिन इसी पर लालू प्रसाद यादव पर प्रतिक्रिया देते हुए आज तेलंगाना में मोदी ने जो जवाब दी है, जवाब देने की कोशिश की है और कहा है कि इंडी गठबंधन के नेता बोलते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, जिनका कोई नहीं है उनके मोदी हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। और इसके बाद मोदी ने जनता से नारे लगवाए कि मैं हूं मोदी का परिवार। आइए जरा सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की
आपको याद दिला दूं दोस्तों कि 2019 के चुनाव में 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव में मोदी की चौकीदारी वाले सवाल पर जब राहुल गांधी ने तंज कसा था तो बीजेपी के लोगों ने मैं भी चौकीदार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा। हालांकि तब इंडिया गठबंधन नहीं था और न ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस समय हुई थी और तब की कांग्रेस आज जितनी मजबूत भी नहीं थी। इसलिए बीजेपी का मैं भी चौकीदार वाला दांव चुनाव में काम कर गया। मगर इस बार ऐसा नहीं लगता है कि मैं हूं मोदी का परिवार वाला दांव काम आएगा, क्योंकि अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, अजय मिश्र टेनी, ये तमाम नेता भी मोदी का परिवार हैं? क्या ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े भी मोदी का परिवार हैं? जाहिर है बीजेपी अपने इस दांव में बुरी तरह उलझने वाली है। यहां देख लीजिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह सबसे ऊपर पहले नंबर पर, आप देखिए मैं भी परिवार। अजय मिश्र टेनी दूसरे नंबर पर, मैं भी परिवार। ये तमाम नेता अलग अलग, वसुंधरा राजे हैं, अमित शाह हैं, जगत प्रकाश नड्डा हैं, प्रकाश सिंह धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी माफी चाहूंगा, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी, तमाम नेता, शिवराज सिंह चौहान, जितने भी जिधर भी आप देखें सब मोदी का परिवार तो लगा करके अपने ट्विटर हैंडल पर लगा तो दिया है, लेकिन इससे उलझने जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। ये दांव बीजेपी अपने इस दांव में बुरी तरह से उलझने वाली बीजेपी ये साफ दिखाई दे रहा है। वैसे बीजेपी के इस कैंपेन पर अखिलेश यादव ने चुटीली टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। तो चंद शब्दों में किए गए इस तंज से बीजेपी और तिलमिला जाएगी। वैसे भी जब से उसने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित की है, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जब से बीजेपी ने घोषित की है, तब से उसके उम्मीदवार ही उससे किनारा करने लगे हैं और इस वजह से भी बीजेपी की हालत अब खराब हो रही है। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि आखिर बीजेपी के उम्मीदवार अपना नाम वापस क्यों ले रहे हैं। गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा, इन दोनों का नाम आपने सबसे पहले सुन लिया, इन लोगों ने पहले ही इनकार कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। पवन सिंह किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा कह दिया। नितिन पटेल, आप जानते हैं, नाम सुना होगा, पूर्व उप मुख्यमंत्री गुजरात के, उन्होंने दावेदारी वापस ले ली और अब बाराबंकी से बीजेपी सांसद और मौजूदा प्रत्याशी उपेंद्र सिंह रावत ने भी बीजेपी का टिकट वापस लौटा दिया है। दरअसल सांसद साहब बाराबंकी वाले उपेंद्र सिंह रावत का एक कथित अश्लील वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, जिसके बाद उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। बीजेपी की टिकट मिलने के बावजूद चुनाव लड़ने से इनकार करने का यह चलन बता रहा है दोस्तों कि इस बार बीजेपी की जीत पर उसके नेताओं को ही संदेह हो रहा है। मोदी भले ही 400 पार की सीटों का ऐलान चुनाव से पहले कर चुके हैं, लेकिन उनके इस ऐलान पर जब नेताओं को ही यकीन नहीं हो रहा है तो जनता क्यों यकीन करेगी। इस बार मुख्यधारा के मीडिया के कुछ पत्रकारों के सामने ही दुविधा हो गई है कि अब वो किसका साथ दें और किसका विकास करवाएं। राहुल गांधी तो अपनी रैलियों में बार बार पत्रकारों के लिए कहते ही हैं कि वे अपने मालिकों के इशारों पर काम करते हैं। वहीं अब बीजेपी नेताओं ने भी मीडिया को कोसना शुरू कर दिया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अब बीजेपी के नेता भी मीडिया को कोसने लगे हैं। भोपाल से टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी इस बार मीडिया से नाराज दिखाई दे रही हैं और उन्होंने मीडिया से हाथ जोड़ लिए हैं, यानी नमस्ते कह दिया है कि अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या बीजेपी को भी जनता इसी तरह नमस्ते कहकर अलविदा कहने वाली है? अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि इस बार भाजपा नहीं आएगी। लालू जी ने भी यही भविष्यवाणी कर दी है और इधर राहुल गांधी बता रहे हैं कि मोदी किस तरह झूठी गारंटियों और वादे कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं, एक पूरा का पूरा मिक्स वीडियो सुनते हैं जिसमें ये तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे यहां पर लालू प्रसाद यादव हों या तेजस्वी यादव हों या अखिलेश यादव, इन तमाम पांचों नेताओं ने पटना के गांधी मैदान से कल जो आह्वान किया, कल जो ऐलान उन लोगों ने किया है, उसको जरा सुनिए। जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है, यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में
नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है, तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा। हमारे नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूं, ये आपका काम है, देश का संविधान बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये आपका काम है। गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला लोकसभा का चुनाव इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देगा। इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आप तो यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? सिंहासन खाली करो, जनता आने लगी है। तो सिंहासन खाली करो, जनता आने लगी है, ये नारे गूंज रहे थे और अलग अलग नेता यहां अपनी बात रखते हुए, कोई मोदी पर वार करता हुआ तो कोई नीतीश कुमार पर, लेकिन दोनों एक ही कुनबे के नेता हैं। और यहां से शुरुआत होती है लोकसभा चुनाव की, और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राहुल गांधी लगातार, उधर देख रहे हैं आप, पूर्वोत्तर से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस बीच अभी आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य भारत में है, और वहां से उन्होंने एक ट्वीट किया है। और बेरोजगारी के सवाल पर आज दरअसल राहुल गांधी ने एक लंबा ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी सरकार नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जबकि केंद्र के पद खाली हैं। राहुल गांधी ने जो लिखा है देख लीजिए आप, लिख रहे हैं कि खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक हैं और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। इंडिया का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोल देंगे, बेरोजगारी के अंधेरे को चीर कर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी दोस्तों एक एक करके वादे कर रहे हैं इस यात्रा के दौरान कि सत्ता के आने के बाद इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है, चाहे रोजगार देना हो या जाति जनगणना कराना हो या ओबीसी को उनका हक देना हो। इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूती से अपना फ्यूचर प्लान सामने रख रहा है, जबकि बीजेपी अभी अतीत के पन्नों को ही पलटने में लगी हुई है। तो क्या इंडिया की मजबूती के आगे बिखर रही है बीजेपी, और इंडिया के बढ़ते कदमों से क्या तिलमिला गई है भाजपा बीजेपी? ये सवाल बड़ा है और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे इस चर्चा में, और इस चर्चा की शुरुआत करूं लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग खबर यह भी आ रही है कि आज तारीख है 4, और आज कोर्ट खुलते ही एसबीआई ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उसने डिमांड की है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो आपने 6 तारीख तक पूरी जानकारी ईसीआई को, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने के लिए आदेश किया है, वो आदेश हम 6 तारीख तक पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें 30 जून तक का समय चाहिए, यानी तब तक नई सरकार बन जाएगी, खेल खत्म, पैसा हजम। चलिए शुरुआत करते हैं ये जानकारी के साथ। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं जुड़े हुए, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, अमरिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जोड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो अभी आप सुन रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक बिल्कुल ताजा खबर, अभी तक ब्रेकिंग न्यूज, वो आप तक हम पहुंचा रहे थे कि एसबीआई ने
अब 30 जून तक देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाता है ये भी देखते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जो मामला सुप्रीम कोर्ट का इधर से उधर पलटा है, उसके बाद से चिंता की लकीरें जो हैं वो ज्यादा गहराई से दिखाई दे रही हैं मोदी जी के माथे पे, बीजेपी के तमाम नेताओं के माथे पे, ये तो साफ है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि एक परिवार, मैं मोदी का परिवार, एक नया कैंपेन, और क्या ये कैंपेन आगे बढ़ पाएगा, बहुत कुछ है। पहले आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास। शकील जी इधर लालू प्रसाद यादव ने हिंदुत्व और परिवारवाद पे कैसा वार किया कि यहां मोदी जी अपना परिवार खोजने निकल लिए। राहुल गांधी तो इस परिवार के बारे में बहुत पहले से कहते आए हैं, दक्षिण से उत्तर तक नाप दिया, पूर्वोत्तर से पश्चिम तक नाप रहे हैं। और यहां क्या परिवार के नाम पर नरेंद्र मोदी इस कैंपेन में आगे निकल पाएंगे? परिवार के नाम पर क्या इंडिया गठबंधन यहां पिछड़ जाएगा? क्योंकि यहां से एक कैंपेन की शुरुआत है, और क्या यह कैंपेन जन जन तक, जिस आधार पर नरेंद्र मोदी 2024-2019 का चुनाव लड़ते आए हैं, नरेंद्र मोदी का एक सबसे बड़ा जो मजबूत किला है, आपको शायद आप सबको पता होगा, वो है खुद को बिल्कुल विक्टिम साबित कर देना। और इस विक्टिम कार्ड को हमेशा खेलते आए हैं वो, चाहे चाय बेचने वाला हो, चौकीदार हो, ऐसे बहुत सारे, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, अभी चर्चा में उन सारी चीजों को हम लाएंगे। तो ये विक्टिम कार्ड खेलकर क्या इस बार फिर से नरेंद्र मोदी 2024 की बैतरणी को पार कर पाएंगे? शकील अख्तर जी। देखिए राजीव जी, हमें तो ये बहुत अच्छा लगा, संघ परिवार से मोदी परिवार, और ऐसा लगता है कि अब भाजपा भी अपना नाम बदलकर मोदी परिवार कर लेगी, और ये बहुत अच्छा नाम है, मोदी परिवार या मोदी का परिवार, MKP। ये जो आज हुआ है, ये बता रहा है कि जिन अंध भक्तों को, छोटे छोटे भक्तों को जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, यहां वहां हैं, लोग कहते थे वो तो बेचारे बहुत छोटे हैं, निरीह हैं। देश के इतने बड़े बड़े नेता वो सारे के सारे अंधभक्तों में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री, पार्टी के बड़े बड़े नेता, वो सब अपने आप को परिवार कहने लगे। परिवार की एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, वो समाजशास्त्र में पढ़ाई जाती है जी। परिवार जो होता है वो वही होता है, और लालू जी ने वही एक टिप्पणी की थी, और उन्होंने इसलिए की थी, उन्होंने कहा कि हम लोगों के परिवार पे बोलते हैं ये, हम लोगों के बच्चों पे बोलते हैं ये, तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी। लेकिन मोदी जी खुद तो सब पर टिप्पणियां करते हैं, परिवार पे उन्होंने क्या क्या टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस की विधवा उन्होंने ही कहा था, नेहरू पे उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां नहीं की। लेकिन कोई उन पे कुछ कह दे तो जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझसे ये कह दिया। लेकिन ये गांव के लोग, शहर के लोग, कस्बों के लोग सब जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो मैं करता है और अपने आप को दुखी बताता है और हर बार कहता है कि देखिए मुझसे ये कह दिया, मेरे साथ ये हो रहा है, तो फिर उसको लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्यों मोदी जी खुद को उस तरफ ले जा रहे हैं। पार्टी में संघ जो है, क्या कहा जाता था पहले कि भाजपा हमारी मां है और हम सब उसके लिए काम करते हैं। आज क्या कहा जाने लगा कि साहब मोदी जी सब कुछ है। संघ परिवार खत्म हो गया, आरएसएस खत्म हो गया, बीजेपी खत्म हो गई। कहते थे एक एक कार्यकर्ता ने इसके लिए ये किया है। आज तो ये सब शपथ ले रहे हैं कि हम जो कुछ करेंगे मोदी जी के लिए करेंगे। तो हमें लगता है कि ये देश की चिंता या विपक्षी पार्टियों की चिंता से ज्यादा ये बीजेपी के अंदर चिंता हो रही होगी कि क्या हो रहा है ये, और ये मोदी जी क्यों कर रहे हैं। अभी मोदी जी कह रहे थे, आप भाषण दिखा रहे थे उनका तेलंगाना वाला, कि देखिए मुझसे क्या क्या कह दिया। तो हमें लगता है कि वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अब लगता है कि ये जो उन्होंने 10 साल तक एक मुद्दा चलाया नफरत का, जिसको राहुल बोल रहे थे अभी, हिंदू मुसलमान का, विभाजन का, अब वो चल नहीं रहा। इसका एक संकेत हम समझते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी करी और उसमें प्रज्ञा सिंह का नाम हटाया, उसमें रमेश बिधूड़ी का नाम हटाया, तो क्यों हटाया? ये तो उनके लिए बड़े उपयोगी चीज थे, मगर उन्हें लगा
कि अब ये जो हथियार हमारे हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो है इंडिया गठबंधन का बनना, इसी पटना से बना जिस पटना की रैली का आप जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे। एक सीट पर एक चुनाव। उसके बाद क्या हुआ? ये पटना की रैली, इस पटना की रैली ने सबको हिला के रख दिया। इतना आदमी, विपक्षी एकता, तो अब सबकी समझ में आ गया कि इसका जो मैसेज है वो क्या है। और मैसेज बड़ा स्पष्ट था कि जो मुद्दा धर्म पे था, हिंदू मुसलमान पे था, वो जो है अब रोजी रोटी पर आ गया है जी। हर आदमी को अब अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। 10 साल उसने गुजार दिए नारे लगा लगा के, नफरत पाल पाल के, लेकिन सिर्फ 5 किलो मुफ्त अनाज के सहारे वो जिंदगी नहीं गुजार सकता। और अनाज 5 किलो खाली, शिक्षा भी मुफ्त नहीं, चिकित्सा भी मुफ्त नहीं। शिक्षा महंगी कर दी, चिकित्सा महंगी कर दी, सब प्राइवेट कर दिया, तो कैसे चलेगा? अब उसकी समझ में आ रहा है कि अब उसकी समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस नफरत से नहीं निकला, इस नशे से नहीं निकला, तो मेरे बच्चों का ही भविष्य खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मोदी जी, वही जो आप बता रहे थे कि मैं भी चौकीदार की तर्ज पर, आज वो कह रहे हैं कि हमारा परिवार मोदी परिवार। लेकिन अब इन भावनात्मक इशू से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब तो ये लड़ाई जो है सीधी होने वाली है रोजी रोटी का सवाल और वर्सेस जज्बाती इशू, भावनात्मक इशू, नफरत की दुकान के शटर अब जो गिरने लगे हैं और मोहब्बत की दुकान जो है वो चलने लगी है। और ये मैसेज जो है अब पूरी देश में जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक मैसेज, नफरत की दुकान के शटर जो हैं वो गिरने लगे हैं और मोहब्बत की दुकान खुलने लगी है। इस बीच ये देखिए, राहुल गांधी ने अभी 3 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। किसान कर्जदार युवा बेरोजगार, किसान कर्जदार युवा बेरोजगार, मजदूर लाचार और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। ये तस्वीर आप देख लीजिए, देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। अभी ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से, एक्स पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और यह तस्वीर आप जानते हैं कि संसद में, लोकसभा में जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था, उस भाषण के बाद इस क्लिप को हटा दिया गया था, लेकिन उसी क्लिप को यहां जारी करते हुए राहुल गांधी लिख रहे हैं कि देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। मैं भी मोदी का परिवार जो है वो अब कहां तक आगे बढ़ रहा है उसकी वानगी आप देख लीजिए। एक ट्वीट, एक जबरदस्त हमला सीधा नरेंद्र मोदी पर। सुनील शुक्ला जी, क्या कुछ कहेंगे इस पे? धन्यवाद राजीव जी। ये पटना की जो जन विश्वास रैली है, इसने बता दिया कि इंडिया दल समूह को सीधे सीधे क्या कहना है। जो जनता के जुड़े हुए सवाल हैं, उन्हीं सवालों पर उनको चुनाव लड़ना है। और जो एक भावनात्मक मुद्दा, एक कृत्रिम वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, उसके खिलाफ हमला बोलना है। जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, चाहे वो किसानों का सवाल हो, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के इंडिया दल समूह को आगे बढ़ना है। और स्थिति यही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी जानकारी के साथ, सब कुछ सोच समझ करके ये निर्णय लेते हैं। आपने बड़े सोच समझ कर निर्णय लिया। 195 लोगों की आपने एक लिस्ट जारी की और लिस्ट जारी के होने के तत्काल बाद एक उम्मीदवार ने आगे कह दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ये कौन सी तैयारी आपकी है? गोया कि आपके पास आप पहले क्या कहा जा रहा था कि जो लोग 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं उनको नहीं लड़ने देंगे, जिनकी इतनी उम्र हो गई है उनको नहीं लड़ने देंगे, ये परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट आई, अगर उसको आप देखिए तो क्या हालत है। सवाल है कि आपके पास अगर कहने के लिए आपने एक शब्द का प्रयोग किया, विक्टिम कार्ड खेलने का। विक्टिम का कार्ड आप खेल सकते हैं जब तक आप खुद दूसरे को विक्टिमाइज करने का अधिकार आपके पास नहीं प्राप्त है। तब पता चलता है कि आप दूसरे को कितना विक्टिमाइज कर रहे हैं, तब आपका यह कार्ड जो होता है विक्टिम कार्ड, वो नहीं चल पाता। अब तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपके सत्ता शासन में किसान सुखी है या विक्टिमाइज हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है कि युवा विक्टिमाइज हो रहा है।
महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है कि जो रावत साहब के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सही है। ये तमाम तरह की चीजें सामने लोगों के आ गई हैं। इसलिए आप अगर जो इंडिया दल समूह के लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं। जो भी आपने राहुल गांधी का ट्वीट दिखाया, सीधे सीधे सवाल यही है कि क्या अगर देश का किसान सुखी है तो उनको अभी आंदोलन करने की क्या जरूरत है? और अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो आपका रवैया उनके बारे में क्या है? क्या उस आंदोलन का समाप्त करने के लिए कोई कोशिश इस सरकार के माध्यम से दिख रही है? उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के युवा धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। उनके बारे में ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया उसको आप सुन लीजिए। तो आपका जो सरकार का रवैया है किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो अब ये चलने वाला नहीं है। और ये पटना की रैली ने पटना की रैली में इंडिया दल समूह ने एकदम साफ कर दिया कि उनके चुनाव के मुद्दे हैं क्या, लोगों के बीच में वो किन मुद्दों पे जानने वाले हैं, और इन मुद्दों का जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल के पास है। और अगर नहीं है तो यह आक्रामकता और बढ़ती चली जाएगी। और जिस तरह की बेचैनी दिखाई पड़ रही है, जिस तरह की बेचैनी आपको दिख रही है, वह बेचैनी लगातार बढ़ेगी बीजेपी में। आप तमाम बातें कही जा रही थी कि इंडिया दल समूह में टिकटों के बंटवारों को लेकर के आपसी मतभेद हैं। भाई महाराष्ट्र में एनडीए के बारे में क्या है, बिहार में एनडीए के बारे में क्या है, यह इनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। और ये विषय दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। तो लोगों के जो सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर के इंडिया दल समूह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और जनता के बीच में जा रहा है, जो राहुल गांधी को जन समर्थन मिला, क्या यह अनायास है? उनसे जो युवा, जो महिलाएं, जो किसान मिलने के लिए आए उनकी इस यात्रा के दौरान, वे कौन लोग हैं? क्या वो सरकार से संतुष्ट लोग नहीं है? क्या सरकार की नीतियों, योजनाओं से वो संतुष्ट लोग नहीं है? क्या लोगों के सामने रोजगार का सवाल प्रमुख है? सीधे यह सरकार 2014 में सत्ता में आई, उस समय केंद्रीय सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? और आज 2024 में 10 साल के बाद जब यह देश चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, उस समय कर्मचारियों की संख्या कितनी है? जो स्वीकृत संस्थाएं संख्या थी वो भी भरने के लिए तैयार नहीं है। जो सार्वजनिक उद्यम है उनका हाल दिन पर दिन खस्ता होता चला जा रहा है। ये अब स्थिति ही बनती चली जा रही है कि आप जितनी गलतियां आप करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इन लोगों ने एक महा यादव सम्मेलन किया जी। बड़े आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहां पे आए। सवाल यह है कि आप उत्तर प्रदेश में महा यादव सम्मेलन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में केपी यादव को आप पूछ नहीं रहे हैं, तो किसके साथ लोग जाएंगे? ये आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास लोगों से जुड़े हुए सवाल जो है उनका समाधान आपके पास कुछ नहीं है, और आप एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह आपका विक्टिम कार्ड भी चलने वाला नहीं है। कौन जो हमला बोला लालू जी ने परिवारवाद के ऊपर, जवाब दिया उन्होंने। अभी तक परिवारवाद के ऊपर जो आरोप लगते थे तो नेता उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये बोलने लगे हैं। और इसलिए बोलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने परिवारवाद को नहीं देखती। शुभेंदु अधिकारी के जो भाई को जब वो टिकट देती है तो वह परिवारवाद नहीं है, उनके निगाह में वो परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता। हर राज्य में जो अभी 195 की लिस्ट है उसी में आप देख लीजिए कितना लेकिन उनकी अपनी एक परिभाषा निकालते हैं। वो परिवार की जो परिभाषा है वो स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं है, अपने अनुकूल आप उसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो जो सरकार की विफलताएं हैं, जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उनको जो इंडिया दल समूह लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यह सत्तारूढ़ दल के सामने बड़ी चुनौती है। और इन सवालों का जवाब इनके पास कुछ है नहीं। और राहुल गांधी की जो बढ़ती हुई आक्रामकता है वह विपक्ष के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ विश्वास का भी एक कारण है। राहुल गांधी ने भी अपनी आक्रामकता तेज की है और उन मुद्दों को लेकर के वो लगातार जा रहे हैं जिन मुद्दों के साथ उन्होंने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। नए नए सवाल जोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुद्दों को छोड़ा नहीं, उसमें कोई संशोधन नहीं किया। बेचैनी वही है। और ये लोग भले कहते रहे कि हम भी मोदी का प्रधानमंत्री का परिवार पूरा देश होता है, लेकिन क्या आपने पूरा परिवार मानने की कोशिश की? क्या आपने यह प्रयास, क्या अगर आप पूरे देश को अपना परिवार मान रहे होते तो मणिपुर की दशा होती? मणिपुर में आप जाते नहीं, वहां के लोगों के जख्म के ऊपर आप मरहम लगाने का प्रयास नहीं करते।
क्या इस देश की जनता देख नहीं रही है कि आपके परिवार कहने से और परिवार के रूप में स्वीकार करने दोनों में फर्क आप नहीं करते हैं? ये तमाम विसंगतियां लोगों के सामने हैं और ये साफ लोगों के सामने है कि यह सरकार लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों का समाधान नहीं करना चाह रही है, भावनात्मक मुद्दे खड़े करके चुनाव में राजनीति में जाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ये लोग स्वीकार करेंगे नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लोग स्वीकार करेंगे नहीं। और राहुल गांधी इस बीच जो उन्होंने ट्वीट किया, एक बार फिर से ट्वीट दिखाना चाहता हूं। उससे पहले स्वागत करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका इस कार्यक्रम में। और सीधा राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसको ले आइए और फिर चलते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। राहुल गांधी लिख रहे हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले, किसान कर्जदार, यानी किसान जो हैं वो कर्जदार हैं, युवा बेरोजगार हैं और मजदूर लाचार, और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। असली परिवार कौन है वो तस्वीर दिखा रहे हैं यहां राहुल गांधी। और यहां से एक परिवार और परिवारवाद पर चोट करने की कोशिश रही है हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन कल एक सवाल उठाते हुए लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी के परिवार और हिंदुत्व पर एक करारा, अगर कहें तो प्रहार था। और उस प्रहार के बाद तिलमिलाई हुई भाजपा ने आज जो कुछ किया है उसकी चर्चा, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव का गणित कैसे बदल रहा है, इसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से देखिए दो साथी हमारे इस वक्त मौजूद हैं, आप हैं और आप चूंकि डॉक्टर साहब आप इस यात्रा में साथी रहे हैं अभी पिछले 2-3 दिनों में, तो इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में, जहां कमलनाथ कब इधर से उधर चले जाएंगे अभी तक पता नहीं है, और कमलनाथ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कहां है, गुम हैं, सुनने में आया कि दिल्ली आए हुए हैं, आप बेहतर बताएंगे तो। और न ही उनके बेटे नकुलनाथ, और न ही भाजपा ने अभी अपने जो 29 में से 24 सीटों की घोषणा की है उसमें पहली लिस्ट में छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं है। तो ये सब क्या मायने रखता है ये तो समझेंगे आपसे, लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी की परिवारवाद पर ये जो एक जो ट्वीट है, इनका जो प्रहार है सीधा, ये जो हमला है, ये कहां कितनी दूर तक जाते हुए इसको देखते हैं, और उससे भी ज्यादा कि इसका क्या कुछ असर आप लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मैं भी चौकीदार कैंपेन चला था उस समय, और उस कैंपेन को लेकर मोदी का विक्टिम कार्ड बहुत शानदार ढंग से चला था, लेकिन यह विक्टिम कार्ड क्या मोदी को यहां कुछ उनकी सीटों में बढ़ोतरी कराता हुआ दिखाई देता है? डॉक्टर साहब। राजीव जी पहले विक्टिम कार्ड पर बात कर लें। ये सचमुच बहुत चिंताजनक बात होगी कि जो व्यक्ति 13 साल देश के सबसे समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जो व्यक्ति 10 साल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया है, प्रधानमंत्री है, जो व्यक्ति भगवान विष्णु का 11वां अवतार है, जो व्यक्ति विश्व गुरु है, अगर वो आज भी विक्टिम है तो सचमुच बहुत चिंताजनक बात है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चिंता करनी चाहिए कि आखिर उससे कौन विक्टिमाइज कर रहा है, कौन उसको पीड़ा पहुंचा रहा है, कौन उसे परेशान कर रहा है कि इतना बड़ा आदमी, इतना सर्वशक्तिमान, भगवान का अवतार, चंपक राय के मुताबिक अवतार, वो भी अगर विक्टिम है तो सचमुच हमारे समय और समाज की बहुत बड़ी पहेली है ये। दूसरे सवाल पर आते हैं, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। पहले कमलनाथ के बारे में स्पष्ट कर दूं, कमलनाथ उस दिन जब धौलपुर से मुरैना में प्रवेश किया था यात्रा ने, तब उस समय मंच पर थे, नकुलनाथ भी थे, यद्यपि राहुल गांधी ने 8वें या 9वें नंबर पर उनका नाम लिया था, भंवर जितेंद्र सिंह से नाम लेना शुरू किया था। उसके बाद अब राहुल की यात्रा इस तरफ आ चुकी है, मध्य भारत की तरफ, गुना शिवपुरी से होते हुए अब डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी की तरफ मिलने आ रहे हैं राहुल जी। पर यह सवाल अब भी बाकी है कि पहली सूची में छिंदवाड़ा क्यों नहीं है बीजेपी की। जो मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, जो क्रोनोलॉजी में समझ पाया हूं, उस पर मैं अब भी कायम हूं कि शायद कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़े, लेकिन उनके सुपुत्र कांग्रेस छोड़ सकते हैं, वे छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। ये अभी दूर की कौड़ी हो सकती है, लेकिन हम लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, तो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, उस नाते ये अभी समझ पा रहे हैं। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के इस परिवारवाद पर। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी, खास तौर से नरेंद्र मोदी, परिवारवाद के मुखर विरोधी हैं। वे लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद की आसंदी से लेकर सड़क तक परिवारवाद को कोसते रहते हैं। तो आज उन्हें परिवार कैसे याद आ गया? और इससे पहले पहली सूची में 195 लोगों की सूची में
परिवारवाद के ताबूत में कील ठोकने के लिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, बांसुरी स्वराज जैसे लोगों को टिकट दिया है। राज्यसभा में मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण, ये सब लोग परिवारवाद के प्रतीक नहीं है, इसलिए इन्हें टिकट दिया गया। इनके पिता कहां रहे हैं। लेकिन आज परिवारवाद क्यों याद आया? उसके पीछे लालू यादव का वो बयान है जो आपने सुनवाया। मैं बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि लालू यादव के सवालों के उत्तर तो तलाश नहीं होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति किसी कर्मकांड को माने या न माने, ये उसका अधिकार है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक होने का दावा करें, वे सारे कर्मकांडों का पालन करें, प्राण प्रतिष्ठा जब राम मंदिर की होनी हो तो वे 11 दिन या 7 दिन के उपवास पर हों और जमीन पर सो रहे हों, सेंगोल लेकर सदन में प्रवेश करें, तो ऐसे हिंदू हृदय सम्राट से यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी पूजनीय माता श्री के निधन पर मुंडन क्यों नहीं करवाया। यह सवाल सहज सवाल है, किसी भी व्यक्ति से पूछा जा सकता है जो धार्मिक और सनातनी होने का दावा कर रहा हो उससे। बहुत सारे लोग हैं भारतीय और हिंदू समाज में जो नहीं करते इन सब कर्मकांडों को आज की तारीख में। तो ये सवाल पूछने के बाद अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरे भारत को अपना परिवार बताने लगे तो इस परिवारवाद का जवाब उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में इस वक्त मिल रहा है। कुछ लोग अब वो भी ट्वीट कर रहे हैं जशोदाबेन का परिवार वाले बता के हम लड़की के परिवार वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी चीजों से भारत की राजनीति को बचना चाहिए जहां किसी की मां या पत्नी या बहन या बेटी को इस तरह से टारगेट किया जाए। लेकिन यह काम तो स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने कांग्रेस की विधवा का 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी महिला को कहा था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यह परिवारवाद इतना वृहद है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, जिसमें उपेंद्र सिंह रावत भी हैं, जिसमें ललित मोदी भी हैं, नीरव मोदी भी हैं, विजय माल्या भी हैं, ये सब चीजें आएंगी नेवल चौक से। लेकिन मैं अब वहां पर इसको निराकरण पर पहुंचना चाहता हूं कि क्या सचमुच में इससे पहले के जो कैंपेन थे, जो अभियान थे, मैं भी चौकीदार और दूसरे इस तरह के अभियान थे, क्या उस तरह इस बार ये कारगर होगा? मुझे इसमें कम संभावना दिखाई देती। उसकी वजह आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी और उनकी सोशल मीडिया की टीम जितनी ताकतवर थी, आज उतनी ही ताकत से तमाम सारे दूसरे लोग उठ खड़े हुए हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं, सामाजिक जीवन के तमाम क्षेत्रों के फिल्म अभिनेता भी हैं, जो इस तरह की चीजों का जवाब दे रहे हैं। और कांग्रेस का अपना सोशल मीडिया का तंत्र है। तो जैसे ही अभियान शुरू हुआ मोदी का परिवार, तो प्रत्युत्तर में वे सारी चीजें आने लगी जिसका चरम राहुल गांधी का वो ट्वीट है। अब इन सवालों के जवाब भी तो देना पड़ेंगे बीजेपी को कि आप तो परिवारवाद का विरोध करते थे, आपका परिवार तो संघ परिवार था, अब ये कौन सा परिवार आ गया है? और ठीक कहा सुनील जी ने कि मणिपुर क्या आपके परिवार में शामिल नहीं था? जिसका मणिपुर का मां उच्चारित नहीं किया आज तक प्रधानमंत्री ने, जो 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए, वे आपके परिवार में शामिल नहीं थे? महिला पहलवान आपके परिवार में शामिल नहीं थी? 50 लाख बेरोजगार सड़कों पर उत्तर प्रदेश में लाठियां खा रहे हैं, क्या वे आपके परिवार के पुत्र नहीं हैं? तो ये कौन सा परिवार है आपका? तो ये इस चुनाव में परवान चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, इस पर मुझे कम भरोसा हो रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि इस बार ये जुमला उनका चलने वाला है। और अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी में कोई सवाल नहीं करता, कोई एक व्यक्ति नहीं पूछता कि कल तक हम परिवारवाद के विरोधी थे, आज परिवारवाद चला रहे हैं। मुझे एक आदमी दिखा है राजीव जी, बड़े आश्चर्यजनक बात है, वो चुरू से जिसका टिकट कटा है, राहुल कसवा, उसने पूछा है ट्विटर पर मेरा गुनाह क्या है टिकट कटने के पीछे। शायद पहली बार हो रहा होगा कि अमृत काल में कोई मोदी शाह से यह पूछ रहा हो कि उसका टिकट क्यों कट गया, क्योंकि सवाल पूछना तो अमृत काल में अपराध है। तो मैं अभी इंतजार करूंगा कि यह अभियान कितने दिन चलता है और कब तक ये लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर मोदी का परिवार लिखे रहते हैं और कब हटा देते हैं। क्योंकि पिछली बार तो मैं भी चौकीदार बहुत थोड़े दिन बाद हट गया था चुनाव के बाद। तो इन चीजों के लिए अभी थोड़े दिन और इंतजार करना होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़े दिन इंतजार करना होगा। और ये परिवार, मैं भी मोदी का परिवार या मैं मोदी का परिवार, जो कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन को कहां तक लेकर भाजपा जाती है। लेकिन देखिए कैसे धीरे धीरे, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे ये परिवार सिमटता जा रहा है। बीजेपी
संघ परिवार से जुड़ी हुई इकाई या जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती रही है। संघ परिवार बहुत बड़ा, और बीजेपी कहती आई है संघ परिवार का जो योगदान रहा है उसके कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। हर कैंपेन में, बीजेपी के कैंपेन में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान। आरएसएस वो संघ परिवार, संघ पहले परिवार वहां से काटा गया, उसके बाद संघ काटा गया, अब आ गया बीजेपी, और बीजेपी को अब काट के नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी का परिवार हो गया है। कैसे धीरे धीरे ये परिवार सिमटता सिकुड़ता जा रहा है और एक और दो लोगों के परिवार को की तरफ बढ़ता जा रहा है। और यही बात तो राहुल गांधी कहते आए हैं कि ये सरकार, ये देश दो लोग ही चला रहे हैं, दो लोगों का परिवार चला रहा है। तो आज नया थोड़ी है, ये तो पहले से राहुल गांधी पिछले 2 साल से कह रहे हैं। तो यहां से क्या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला कैंपेन नरेंद्र मोदी ने शुरू नहीं कर दिया है? और क्या यहां से गलतियों पे गलतियां बीजेपी नहीं करती जा रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अभी अभी सूचना आप लोगों के सामने हमने रखी दिया है कि कह दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कि 6 तारीख तक हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो लेखा जोखा है वो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब। इसके लिए 30 जून का समय दीजिए। क्या ऐसे ही बताया गया होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, या इसके पीछे सोची समझी रणनीति रही होगी कि चुनाव जो है 30 जून तक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, देश में नई सरकार आ जाएगी, 20 मई के बाद, 20 मई से लेकर 30 मई के बीच में नए प्रधानमंत्री का ओथ सेरेमनी हम लोग देखेंगे, शपथ ग्रहण हो जाएगा, और उसके बाद 1 महीने बाद आप वो सब देंगे, तब तक तो सब कुछ खत्म, आगे देखा जाएगा जिसकी सरकार होगी। तो सोची समझी रणनीति में भी कहीं ना कहीं ये जो विक्टिम कार्ड चलने की कोशिश, वहां खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरा परिवारजनों, यानी ये, हाँ, परिवारजन। तो ये परिवारजन से परिवार पर आ गए। तो इनके दिमाग में, लगता है मोदी जी के दिमाग में ये बात काफी समय से, ये नारा उनके दिमाग में गूंज रहा होगा कि मेरा परिवार, मेरे परिवारजन, और मैं ही रहूं इस चुनाव में, बीजेपी पीछे रहे, संघ तो बहुत पीछे हो चुका है। यानी ये चुनाव जैसे 2014 का चुनाव बीजेपी ने मोदी के चेहरे पे लड़ा था, वैसे ही इस बार भी मोदी के चेहरे पे लड़ने की इच्छा उनकी होगी कि मेरा ही चेहरा रहे। जिस तरह फोटोग्राफ में वो अकेले रहते तो उन्हें लगा कि यहां भी कौन नड्डा वड्डा, कौन अमित शाह, ऐसा उनका इरादा रहा होगा कि मोदी मोदी मोदी। और जिस तरह के नारे लगवाए जाते हैं उनकी सभाओं में, मोदी मोदी, तो उनके दिमाग में ये बात घर कर गई होगी कि अब मोदी ही इंडिया है और इंडिया ही मोदी है, जैसा कभी एक पूर्व प्रधानमंत्री के दिमाग में लोगों ने भर दिया था। इसके बाद उनका क्या हर्ष हुआ ये सब जानते ही हैं, और मोदी भी उसी हर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सबसे बड़ी चिंता बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने यह है कि जिस तरीके से देश के 2 प्रमुख और सबसे जागरूक राज्यों में इंडिया गठबंधन को प्रतिसाद मिल रहा है, उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी दावा करती है कि हम 80 में से 80 लाने की कोशिश करेंगे, और बिहार, उन दोनों जगहों से बीजेपी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और आप सोचिए कि जो इनका आधार समझते हैं, जिस जगह को ये अपना आधार मानते हैं, 80 में से 80 की कल्पना करते हैं, वहां से अगर जमीन खिसकेगी तो फिर उनकी सत्ता कहां तक पहुंचेगी, इसका अंदाज उन्हें बहुत अच्छी तरह होगा। 100 सीटें तो ऐसी है देश में जहां पे कभी बीजेपी पहुंच ही नहीं पाई, जीत ही नहीं पाई। कुछ राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में विधानसभा में भी खाता नहीं खोल पाई, ये उनको पता है। तो उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये नया शगुफा है, और मुझे लगता है ये वैसा ही शगुफा है जैसे सिने तारिकाओं का सौंदर्य साबुन लक्स कभी हेलेंस का हुआ करता था, कभी मधुबाला का हुआ करता था, कभी माधुरी दीक्षित का हुआ करता था, फिर शाहरुख खान का भी हुआ। ऐसे ही अब ये
संघ परिवार, फिर भाजपा परिवार, अब मोदी परिवार तक आ गए हैं। और अब मोदी परिवार के बाद, क्योंकि मोदी जी की कोई संतान है नहीं, तो जो लालू जी ने कहा तो ये परिवार की बात खत्म होगी। अभी राकेश पाठक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की नकुलनाथ के बारे में और माननीय कमलनाथ के बारे में। 2014 के चुनाव हुए थे, राकेश जी गवाह हैं। भिंड से कांग्रेस ने एक नाम का ऐलान किया था, डॉक्टर भगीरथ प्रसाद, मशहूर लेखिका मेहरुनिसा परवेज के पति हैं, रिटायर्ड आईएएस थे। उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐन मौके पे भागीरथ प्रसाद ने कांग्रेस का टिकट छोड़ा और बीजेपी का टिकट पा लिया और लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसलिए शायद नकुलनाथ के बारे में बहुत सोच सोचकर कदम उठाएगी। अभी तक नकुलनाथ खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं कांग्रेस के टिकट पर लड़ूंगा, काफी पहले कर चुके हैं। लेकिन अब दिल्ली यात्रा के बाद क्या होगा कह नहीं सकते। राहुल गांधी राकेश पाठक जी के जी राकेश जी कुछ कह रहे हैं। नकुलनाथ ने ये कहा था मैं छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस से लड़ूंगा ये नहीं कहा था सर, यहां तक मुझे याद है। अच्छा जी, तो शायद वो भगीरथ प्रसाद जी का इतिहास, हाँ भगीरथ प्रसाद जी का ही वो फार्मूला दोहराना चाहते होंगे। उन्हें लगता होगा कि यह तो कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। अब राहुल गांधी कल उज्जैन आएंगे। उज्जैन में वे 3 किलोमीटर का रोड शो करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे। उनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है और तमाम नेता वहां उपस्थित हैं। इंगोरिया नामक एक कस्बे में वे रात्रि विश्राम करेंगे और परसों बदनावर जाएंगे, जहां बदनावर से कांग्रेस के विधायक हैं भंवर सिंह शेखावत। तो ये शेखावत जी जो हैं पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं और अब बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक यात्रा राहुल गांधी की होने वाली है। और राहुल गांधी कल एक सभा को संबोधित करेंगे जो शाम को होगी, समय 7-8 बजे के दरमियान होगा, क्योंकि 3 से 4 के बीच वो आएंगे। तो अभी सारे देश की निगाहें राहुल गांधी पर है, मध्य प्रदेश पर है और उज्जैन में, इंदौर में, धार में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जहां राहुल गांधी अभी यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी शायद सोच रही है कि अब क्या कदम उठाने, क्योंकि ख्वाब तो उनके हैं कि हम 29 में से 29 सीटें लाएंगे, और ज्योतिरादित्य को भी उन्होंने इस बार खड़ा किया है, जो गुना से हार गए थे पिछली बार। तो शायद ज्योतिरादित्य के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। लेकिन परिवार 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 जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम सांसद, तमाम पार्टी के पदाधिकारी शेयर करते हैं, उससे लगता है कि किसी भी कैबिनेट मंत्री की कोई हैसियत इस देश में नहीं है। वो अपने विचारों के ट्वीट नहीं कर पाते हैं और प्रधानमंत्री और पीएमओ का हर ट्वीट उन्हें रीट्वीट करना होता है। ये शायद उनकी नौकरी की अनिवार्य शर्त में है, इसलिए वे अपना कोई विचार व्यक्त नहीं करते। केवल नितिन गडकरी इसमें अपवाद हैं, जो ट्वीट में अपना फोटो लगाते हैं, सड़क के उद्घाटन में अपना फोटो लगाते हैं, मोदी जी का फोटो नहीं लगाते। तो बीजेपी के भीतर के द्वंद्व सड़क पर आ रहे हैं। लोगों को नजर आता है कि ट्विटर पर जो कहा जा रहा है वो एक निर्देश के तहत लोग ट्वीट करते हैं। शायद ये सभी को आदेश होगा कि प्रधानमंत्री का हर संदेश ट्वीट करना है और साथ में जय जयकार के 2-4 शब्द लिखना अनिवार्य है। इसलिए उसका कोई बहुत महत्व होता होगा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक खास वर्ग है, वही कुछ लोग हैं जिनके बीच प्रधानमंत्री के ट्वीट और मैं भी मोदी परिवार का सदस्य और मोदी परिवार जो भी ट्वीट है, मुझे बड़ा एक दिलचस्प लगता है कि वे तमाम चैनल जो बीजेपी को घनघोर समर्थन करते हैं, उन घनघोर समर्थन करने वाले सोशल मीडिया पे उनके जो एंकरानियां हैं, जो उनके संपादक लोग हैं, वो जो उनके प्रोफाइल में अभी तक ये जोड़ा नहीं गया है कि मैं भी मोदी परिवार का सदस्य, ये जोड़ा जाना बाकी है कि तमाम चैनल वाले ये भी लिखे कि हम भी मोदी परिवार के सदस्य हैं। तो अभी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और पटना की ऐतिहासिक रैलियां
पटना में जब भी ऐतिहासिक रैलियां हुई है, पटना में जब भी रैलियां हुई, तो आप पाएंगे कि देश में उसका असर देखने को मिला। चाहे वो जयप्रकाश नारायण की रैली हो या 2013-14 में नरेंद्र मोदी की ही पटना रैली क्यों ना, बदलाव हुआ था। तो पटना या बिहार वो जगह है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। और इतनी विहंगम रैली कल हुई, इतनी विहंगम रैली, और ये रैली वो नहीं थी कि लोगों को 500-500 रुपए देके बुलाया गया था। उन लोगों को एक खाने की व्यवस्था की गई थी, उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी, ट्रकों में भरकर लोग आए थे, ऐसा नहीं था। जो पार्टी है विपक्ष में है, विपक्ष की पार्टी की रैली में अगर लाखों लोग आते हो तो ये बहुत बदलाव की निशानी है। और मुझे लगता है कि ये रैली एक ऐसी रैली साबित होगी जो पूरे बिहार को नई दिशा देगी। और अखिलेश यादव ने भी वहां जो बात कही, अगर 120 सीटें 303 में से 120 सीटों पर अगर आपके सामने खतरा हो, जिनके बूते पर, जिन्हें आप अपनी बुनियाद कह रहे हो, वो बुनियाद में ही अगर हिलने लग जाए तो किसी भी व्यक्ति का बेचैन होना स्वाभाविक है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों से लगता है। मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में, नारे देने में, जुमले देने में हमेशा आगे रहते हैं। अब वो गारंटी की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी का क्या हुआ? पेट्रोल की कीमतें कम होगी, इसकी गारंटी का क्या हुआ? 15 लाख तो आपके और मेरे खाते में ही आए, आम जनता के खाते में आए नहीं है। काले धन की बात करते थे, वो काला धन आया है या नहीं, इस गारंटी का भी पता नहीं। किसानों को फसल का दाम देंगे, इसका क्या हुआ? जो होर्डिंग लगे थे कि मोदी आएंगे तो ये होगा, तो क्या हुआ 10 साल? क्या महिलाओं को न्याय मिला? नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने कहा था कि मैं प्रज्ञा सिंह को हृदय से माफ नहीं करूंगा, तो उन्होंने प्रज्ञा सिंह का टिकट अब कटवा दिया है। लेकिन प्रज्ञा सिंह ने कहा कि मैं कौन सी 2019 में टिकट मांगने गई थी, मुझे तो बीजेपी ने टिकट दे दिया था, तो मैं खड़ी हो गई। यानी देखिए, मतलब मेरे ख्याल से भोपाल वो शहर है जिसने इस देश को सबसे अयोग्य, नालायक उर्दू में कहा जाएगा, सबसे अयोग्य सांसद दिया है इतिहास में। एक ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाया है जिसने पुलिस वालों की शहादत के खिलाफ बोला है, जिसने गांधी जी के हत्यारे की जय जयकार की है, जिसने एक विमान कर्मचारी के खिलाफ इसलिए झूठी शिकायत की कि वो उसके केस में जो नाम लिखा था वो मुस्लिम नाम था, तो उन्होंने कहा कि उसने मुझे धक्का दिया, मेरी व्हील चेयर छीनी। और जो महिला दिन रात राजनीति कर रही है, बीमारी का बहाना बनाकर जमानत पर है, और वो हमेशा जहर उगलने वाली बातें करती, तो एक काम जरूर संदेश गया है कि परिवार में मोदी ने एक को तो कम से कम किया, लेकिन इस व्यक्ति का जो मूल परिवार है वो परिवार को दूसरा है, वो परिवार का भी अभिभावक है, संघ परिवार है। तो बीजेपी में जो बेचैनी, और इसलिए कोई प्रज्ञा सिंह का टिकट नहीं काटा गया कि प्रधानमंत्री जी नाराज होंगे, मुझे लगता है इसलिए काटा गया कि वो बहुत बुरी तरह हारती। इतने नालायक, इतने अयोग्य सांसद को पाकर भोपाल के लोग अपने आप को धिक्कार रहे थे इतने सालों से, और अगर उनको टिकट मिलता तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक हार होती उनकी। इसलिए उन्होंने अपना मुंह छिपाने की कोशिश ठीक ठाक तरीके से की है। राजीव, किसी भी ढंग से जीतना है और जो हारने वाले कैंडिडेट हैं उनको बाहर करना तो पहली प्राथमिकता किसी भी पार्टी की होती है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर भी यहां हार रही थी और इसीलिए प्रज्ञा ठाकुर को यहां किनारे किया गया है और कोई बात नहीं है। अगर ऐसा रहता तो अजय मिश्र टेनी को आपने किनारा क्यों नहीं दिया, उनको किनारे क्यों नहीं लगाया, ये सवाल तो है। इसलिए लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से थोड़ी देर पहले तमिलनाडु में वहां भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, लेकिन इसी अभी जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है तो राहुल गांधी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी एक ट्वीट किया है। उस बीजेपी के ट्वीट को अगर मैं कहूंगा ले आए स्क्रीन पे, देखिए बीजेपी का ट्वीट, कभी मौत का सौदागर, कभी राक्षस और भी न जाने क्या क्या, यहाँ और सब बातें यहाँ ध्यान ही नहीं है इनके ट्वीट लिखने वाले को, खैर, और भी न जाने क्या क्या।
कांग्रेस मोदी के काम को गाली दे नहीं सकती तो मोदी के नाम को गाली देकर सोचती है कि मोदी को रोक देंगे, पर न मोदी रुका है और न भारत। ये तब और अब हैशटैग ये है अभी से थोड़ी देर पहले बीजेपी का ट्वीट, बीजेपी का संदेश, और ये राहुल के उस ट्वीट के बाद और खासकर परिवारवाद पर जो हमला अभी चल रहा है, मैं परिवारवादी तुम परिवारवादी। लेकिन प्रशांत टंडन जी, परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले नरेंद्र मोदी खुद ही परिवारवाद के में जकड़ के रह गए हैं। और ज़रा सुन लेते हैं परिवारवाद पे उधर तमिलनाडु में क्या कुछ कह रहे हैं मोदी, ज़रा उसको सुन लेते हैं, तुरंत फिर आपके पास आता हूं, देखते हैं। कांग्रेस, डीएमके और इंडी गठबंधन से जुड़ी पार्टियां भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबी हुई पार्टियां हैं। उनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। उनके लिए भ्रष्टाचार ही सब कुछ है। इंडी गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने वाले एक फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इंडी अलायंस में मातम छाया हुआ है। आंसू उनके सूख नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि इंडी अलायंस को रिश्वतखोरी के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा देश की व्यवस्थाओं को करप्ट करने के अलावा और कुछ भी न करना आता है, न करने का इरादा है और न ही वो। तो ये बौखलाहट साफ समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ज्यादा यहां परेशान है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 7 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया है जिसने 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को पलटा है। और उसमें साफ साफ सुबह ये खबर आई और उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप रिश्वत लेते हुए, रिश्वत लेकर सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का केस चलेगा। इससे पहले यह था कि सदन के अंदर अगर आप कुछ भी करते हैं तो उस पर, क्योंकि वो सदन के अंदर का मामला है, लेकिन अब ये सदन के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट ने इसको भ्रष्टाचार के अधीन माना है। लेकिन क्या ये इंडिया अलायंस के ऊपर ही लागू होता है? और भ्रष्टाचार, सवाल पूछने, पैसे, नोट, सदन के अंदर क्या कुछ हो रहा था, हाँ आप तमाम साथी जानते हैं। और उसमें कौन कौन से नेता थे। प्रशांत टंडन जी, जरा इसी से शुरुआत करते हैं। और जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, अभी से आधा घंटा पहले वो भाषण दे रहे थे तमिलनाडु में, और यहाँ क्या हर जगह देखिए, इन चीज़ों को अगर गौर से देखिए तो कैसे आने वाला वक्त बताएगा जब हम समीक्षा करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी की हार होती है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो आज जो बात हम कर रहे हैं, कल जो बात करेंगे या कल जो बातें हमने कही हैं, ये सब समीक्षार्थ आगे आएंगी। क्योंकि कैसे एक दल और एक नेता खुद के बनाए हुए जाल में फंसता चला जा रहा है। प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, अभी अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ 6 कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाला। तो ये क्या मतलब, इसको क्या माना जाए कि ये कोई अंतरात्मा की आवाज आ गई, या उनको कोई अभिषेक मनु सिंघवी का चेहरा अचानक डरावना लगने लगा? ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाला है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये इन्होंने मुफ्त में डाल दिया होगा ये वोट,
ये इतने शरीफ लोग हैं, ये आपराधिक पृष्ठभूमि के विधायक, ये इतने शरीफ हैं कि इन्होंने बिना पैसे की लेन देन के वोट डाल दिया होगा। जी। ये किसको भाषण दे रहे हैं राजीव जी? ये सब देखिए, जो बड़ा डिबेट है, एक तो कि राहुल गांधी, जो लालू प्रसाद यादव का तीर एकदम निशाने पर लगा, तिलमिला गए, मतलब जिसको कहा जाए कि उन्होंने सीधे सीधे बहुत ही अपनी शैली में एक समझा दिया लोगों को कि जो आदमी अपने माता जी के मृत्यु पर सर नहीं मुड़ा रहा है, केस नहीं कटा रहा है, वो व्यक्ति है ही नहीं हिंदू, ये परंपरा है। तो ये अब ये असली वजह ये है, जो डॉक्टर राकेश पाठक ने भी कहा, असली वजह यही है कि उससे वो तिलमिला गए। एक बात, दूसरी बात राजीव जी, ये जो ज़्यादा चिंताजनक बात है, ये चौकीदार चोर है का जो कैंपेन था, जिसके विरोध में मैं भी चौकीदार लगाया लोगों ने ट्विटर हैंडल में 2019 में, ये विफल कैंपेन नहीं था राजीव जी। भ्रष्टाचार के जो आरोप राफेल के इर्द गिर्द लग रहे थे, वो एकदम कामयाब था, क्योंकि उस दौरान जो सर्वे आ रहे थे, वो सर्वे बता रहे थे कि वो कैंपेन कामयाब है। ये जो पुलवामा हो गया बाद में, पुलवामा और बालाकोट ने उसको पीछे कर दिया, वो कैंपेन कामयाब था, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, ये जो अब संघ परिवार से मोदी परिवार हुआ है, ये चिंताजनक बात है। ये परिवारवाद नहीं है राजीव जी, ये व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद। और ये व्यक्तिवाद एक खास किस्म की मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा है। मैं नरेंद्र मोदी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मोदी परिवार, सारे बीजेपी के मंत्रियों ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने और तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों ने लगा दिया, मोदी परिवार, ये है क्या? ये क्या मानसिकता झलका रहा है राजीव जी? ये हिटलर सल्यूट है, ये नाजी सल्यूट है। नाजी सल्यूट क्या था? हे हिटलर, हेल हिटलर, हेल द फ्यूरर। ये है, ये वही मानसिकता घूम रही है। ये व्यक्तिवाद है, परिवारवाद नहीं है। ये हेल हिटलर का मोदी संस्करण है। ये नाजीवाद की तरफ जो है उस मानसिकता को इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उस विचार ने घेरा हुआ है इनको, और ये देश के लोकतंत्र के लिए, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि अगर सत्ता की शीर्ष पर बैठा व्यक्ति, अगर उसके दिमाग में ये घूम रहा है कि उसके नाम पर सब हो रहा है, तो ये यहां तक रुकेगा नहीं, ट्विटर हैंडल तक। ये नोट भी अपने नाम के छपेंगे, ये सड़कों के नाम और सारे चीजों के नाम भारत सरकार के नाम पे नहीं होगा, ये मोदी परिवार बनेगा। अब ये उस तरफ जा रहा है रास्ता, जो चिंता का विषय है, जो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए जी। अब एक दूसरी बात, कल मोदी साहब जा रहे हैं उड़ीसा, और बीजू पटनायक की 104वीं जयंती है कल, और बीजू जनता दल की तरफ से उनको भी भारत रत्न देने की डिमांड आ गई है। जी। तो क्या ये माना जाए कि कल बीजू पटनायक भी भारत रत्न से सम्मानित होंगे, और नवीन पटनायक भी अपने ट्विटर हैंडल पे मोदी परिवार लिखेंगे? ये हम लोग कल देखेंगे कि क्या कल ये होने जा रहा है, इसकी बहुत संभावना है। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जैसी आशंका थी
कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। स्टेट बैंक क्यों गया? स्टेट बैंक इसलिए गया क्योंकि अगर वो इलेक्शन के पहले वो लिस्ट छपती तो उस लिस्ट में ये भी आता है कि ये कौन लोग हैं और इनको कौन कौन से ठेके, कौन कौन से हवाई अड्डे, कौन कौन से रेलवे स्टेशन, कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बेचे गए, कौन कौन से डिफेंस के ठेके मिले किसको, ये किसकी बेनामी कंपनियां थी, किन्होंने किसको पैसे दिए। उस पे पर्दा ढकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक गया है कि जून तक की तारीख ले लो। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जोर देकर कहना चाहिए कि नहीं, इसी डेडलाइन से आप लिस्ट दीजिए। जी, क्या आप जब ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहे थे, कोई अगर संस्था है, कोई बैंक है इतना बड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अगर 30 राउंड इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए हैं तो उसने रिकॉर्ड भी तो मेंटेन किए होंगे। उन्हीं रिकॉर्ड्स को दे देना है। प्रशांत जी, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको अपने अकाउंट का निकालना है, आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप पिछले 5 साल का अपने अकाउंट में जाइए और आप वहां कब से कब तक का अकाउंट आपको लेना है आप ले लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, पीडीएफ फाइल बना लीजिए, जो करना कीजिए। तो क्या ये नहीं कर सकते? एसबीआई ये नहीं दे सकता? उसके पास नहीं है क्या? आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके दे देना। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ डाउनलोड नहीं है ना, उसमें तो कुछ और ये तो डिजिटल भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल भारत है। हाँ, तो उसमें से कुछ नाम हटाने हैं, कुछ छुपाने हैं, कुछ दिक्कतें होंगी ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत का सबसे बड़े घोटालों में से एक साबित होगा। ये डर है और इस डर की वजह से ये आज एसबीआई में गए हैं। मुझे लगता है कि इसमें विपक्षी पार्टियों को और जो इसमें ओरिजिनल पार्टियां थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुकदमा जिसको लोग ले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी एफिडेविट देने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये आप इसको एंटरटेन नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। और उन बेनामी कंपनियों का भी नाम आना चाहिए कि वो बेनामी कंपनियां किसकी हैं, उनको क्या मिला ठेका, इसका भी तो पड़ताल होनी चाहिए ना कि उनको ये चंदा दिया उन्होंने तो उनको कौन से एयरपोर्ट मिले हैं, कौन से डिफेंस के ठेके मिले हैं, उनको कौन सी रियायतें मिली हैं, कौन सा राज्यसभा का टिकट किसके परिवार को मिला है। जरा देखे तो ये मोदी परिवार से पर्दा इतना क्यों? मोदी परिवार में पर्दा पूरा हटना चाहिए ना। फिर हम भी देखें कि जब वो लिस्ट छपेगी उसमें कौन कौन निकलता है मोदी परिवार। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, पर्दा तो हटना ही चाहिए और पता भी चलना चाहिए इस देश को कि आखिर इस परिवार में, या कोई भी हो, मोदी परिवार का हो या ना हो, लेकिन लिस्ट सामने आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर किन किन लोगों ने चंदे दिए किस किस पार्टी को। ये जानने का अधिकार इस देश की जनता को है, वोटर्स को तो है ही। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही भी थी कि भाई वोटर्स को, जो मतदाता हैं, जो आपको वोट देने जाते हैं, देते हैं, उनको तो ये जानने का अधिकार है कि उसकी जो प्रिय पार्टी है उसको किसने चंदे दिए और कितने दिए, ये एसबीआई को बताना है। और उसी में अब यहां परेशानी जो है यहां से शुरू होती है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास जल्दी अब जरा खत्म, क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब लगभग 20 मिनट का समय बचा हुआ है। अमलेंदु जी, क्या कुछ कहेंगे आप? यहां कैसे इंडिया गठबंधन जो है वो नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है? कल के अगर पटना की रैली से ही अगर चर्चा करें हम, तो क्या लगता है आपको कि यहां से नींद उड़ गई है नरेंद्र मोदी की, बीजेपी के अन्य नेताओं की, नीतीश कुमार की, इन लोगों की? निश्चित तौर पर राजीव जी, ये प्रधानमंत्री जो आज बोल रहे हैं, दो जगह बोल रहे हैं, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, दोनों जगह जो बोल रहे हैं, वो कल के हमले से ही तिलमिलाए हुए बोल रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव ने जो सवाल पूछ लिया, तो वो सवाल इतना तो खराब नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इस तरीके से बेचैन हो जाएं और सारे परिवार के अपने ऊपर जो पिल पड़े लेकर के। अब वो तो जो है परिवारवाद के खिलाफ है और सारे परिवार के खिलाफ पिल पड़े अपने। तो आप बताइए, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे परिवारवाद को लेकर के।
अब बताइए, उपेंद्र रावत भी उनके परिवार में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी बात करेंगे प्रधानमंत्री परिवारवाद को लेकर के। तो ये सारे जो परिवारवादी लोग प्रधानमंत्री के साथ अब जुट गए हैं, तो प्रधानमंत्री आखिर किस परिवार से लड़ाई की बात करना चाहते हैं? परिवारवाद से परिवारवाद तो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, यहाँ पे बना लिया उन्होंने कि मेरा भी परिवार, मेरा भी परिवार। तो ये कुल मिला के राजीव जी, ये तिलमिलाहट जो है ये उसी हमले से है जो कल इंडिया गठबंधन की जो पटना में रैली हुई उससे ही। वो सिर्फ रैली का हमला नहीं राजीव जी, बल्कि उस रैली से जो संदेश निकला है, जिस तरीके से जन समर्थन वहां उस रैली में उठा, और जिस तरीके से वहां जो भी इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे, उन्होंने एक सुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री को चुनौती भरे शब्दों में कहा। और खास तो ये बात हुई कि उत्तर प्रदेश और बिहार से अगर आपको 120 सीटों पे हमने निपटा दिया, तो ये कहां से 400 पार की 370 पार की बातें होंगी? तो तड़ी पार की बातें हो जाएंगी फिर, अगर 120 यहां से निपट गए तो ये तड़ी पार होने का खतरा जो राजीव जी मंडरा रहा है, तो ये परिवारवाद की शरण में पहुंचे हैं फिर, इसलिए इस पर तड़ी पार होने के खतरे से घबरा करके कि 120 सीटों पे अगर यूपी और बिहार से ही तड़ी पार कर दिया गया, तो ये फिर कहां किस पे हमले करेंगे? तो ये कुल मिलाकर के घबराहट जो है प्रधानमंत्री की या भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से आज निकल करके आ रही है, तो ये इसी तरह की घबराहट है कि ये अपनी इंडिया गठबंधन से लड़ पाने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वरना फिर अब ये बात नहीं होती कि मेरा भी परिवार, मेरा भी परिवार। ठीक है, आपका परिवार बहुत अच्छी बात है, आप परिवार की परिभाषा पढ़ देते। प्रधानमंत्री के पास तो बहुत अच्छी टीम है जो परिवार की परिभाषा बता सकती है पढ़ करके, कम से कम कुछ किताबें पढ़ ली, और डिजिटल इंडिया का समय विकिपीडिया ही पढ़ने परिवार का मतलब क्या है। तो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है राजीव जी, वो इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का तो स्वागत किया, लेकिन चंडीगढ़ पर आया है फैसला, उसका भी स्वागत कर लेते लगे प्रधानमंत्री आज ही, कि मैं चंडीगढ़ पे आए फैसले का भी स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के। प्रधानमंत्री जो उस फैसले का भी स्वागत कर लेते इलेक्टोरल बॉन्ड पे, कि मैं प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी स्वागत करता हूँ। और ये फैसला जो आया है राजीव जी, ये तो उस फैसले ये तो उनके लिए भी आया है। 1000 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों विधायकों पे कायम हो सकते हैं अगर दूसरी सरकार कोई आ जाए, कि इतने जो आपने सांसद खरीदे हैं या आपके यहाँ शामिल हुए सांसद और विधायक, जिस तरीके से दूसरे दलों से जाकर के आपने अपने इकट्ठा किए, ये किस तरीके से आए हैं? भयन करने तो नहीं गए होंगे वो सब वहां पे जाकर के राम मंदिर की बैठ कर भयन करना है। तो ये जिस तरह की सब चीजें हो रही है, ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की हताशा को ही दर्शाता है कि प्रधानमंत्री हताश हो चुके हैं और इंडिया के जो कदम बढ़ रहे हैं और एकजुट होकर के बढ़ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी तिरंगाई दिखाई पड़ती है। जी जी बिल्कुल, जल्दी से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास। शकील जी को ले आइए स्क्रीन पे। शकील जी, क्या कैसे ये माना जाए कि यहां इंडिया गठबंधन मजबूती से एक चुनौती पेश कर रहा है या कर चुका है आने वाले चुनाव से पहले? कैसे देखते हैं आपकी इंडिया गठबंधन यहां मजबूत है, मजबूत चुनौती दे रहा है? देखिए राजीव जी, वो बात जो लाख छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो सामने आई गई ना। क्या ट्वीट आया है? न मोदी रुका है न भारत। जी, मतलब दोनों को एक कर दिया। मोदी और भारत एक है, न मोदी रुका है न भारत। ये जो है देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की दिशा में जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आप जिक्र कर रहे थे, इसमें आपने बैंकों की विश्वसनीयता खत्म कर दी। और बैंक कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार का बैंक कहलाता है। भारत सरकार के सारे लेन देन इसी बैंक के थ्रू होते हैं। और इसको आपने ये करने पे मजबूर कर दिया कि आप जो है लिस्ट मत दीजिए, आप जो है इसको रोक दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट से एक अगली तारीख जो कि 4 महीने बाद की है वो मांगिए। जी, आप बैंक का जो विश्वसनीयता है उसको खत्म कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। और आपने कौन सा इंस्टीट्यूशन बचा के रखा है? राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को आपने कमेटी का अध्यक्ष बना दिया अभी, कि सब चुनाव एक साथ हो उसके लिए। पूर्व राष्ट्रपति इससे पहले किसी कमेटी के अध्यक्ष बने थे? राष्ट्रपति से आप ट्वीट करवा देते हैं। उपराष्ट्रपति, उनको आपने डाल दिया इस चक्कर में। वो कहते हैं कि मेरे कास्ट के ऊपर और इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, उसको आप राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कभी हुआ था ऐसा? सेना को, सेना में अग्निवीर लाके आप वहां के जनरल्स को आप ये कहने मजबूर कर देते हैं कि हमसे बिना पूछे ये काम किया गया था। चाहे रिटायर्ड जनरल हो,
चाहे सर्विंग जनरल हो, कभी इस तरह की बात नहीं करते। अब क्या बचा है? कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको आपने खत्म करने की कोशिश नहीं की हो? देखिए राजीव जी, पाकिस्तान और भारत में एक जो बड़ा अंतर है, जो खुद वहां के लोग कहते हैं, वहां के जजेस कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम में और भारत में जो सबसे बड़ा अंतर रहा वो यही रहा कि भारत में नेहरू ने इंस्टीट्यूशन बनाए थे और भारत के नेहरू के बाद के प्रधानमंत्रियों ने कायम रखा। हमारे यहां इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाए, संवैधानिक संस्थाएं नहीं बन पाई, और इसलिए वहां सेना की मनमानी चलती रही। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। हर एक का अपना एक दायरा था, उसमें काम करते रहे। लेकिन वो सारा का सारा मोदी जी खत्म कर रहे हैं। और ये जो लास्ट था कि न मोदी रुका है न भारत, दोनों में एक ही है। तो अब जो है देखने की बात जनता की है खाली, और किसी की नहीं है। और जनता को सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। मोदी जी जो है उनके लिए ये आखिरी चुनाव है, और इसी तरह ये विपक्षी गठबंधन के लिए भी आखिरी चुनाव है। अगर ये चुनाव मोदी जी हार गए तो फिर इस इंडिया गठबंधन को या विपक्षी गठबंधन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद बीजेपी उनसे निपटेगी। और अगर ये हार गए इंडिया गठबंधन वाले तो फिर इनको अपने अस्तित्व की चिंता करना पड़ेगी। इसलिए दोनों को यह समझना पड़ेगा, और खासतौर से इंडिया गठबंधन को, कि अब जो है जो 2-4-5 जगह इनके समझौते बचे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, वहां अगर करना है तो तेजी के साथ कर लें। और अगर नहीं किया तो नुकसान जो है किसका होगा? वो नुकसान जो है वो ममता बनर्जी का ही होने जा रहा है। तो इसलिए अब जो है चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गए हैं, 4-5 दिन में ही इसकी घोषणा हो जाने वाली है। तो ये जो है मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान और मोदी को एक कर दिया है, तो ये जो है उनके लिए अच्छा है या बुरा है, ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके लिए अच्छा है बुरा है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन यहां मजबूत चुनौती पेश कर रहा है आज की तारीख में? सुनील शुक्ला जी। केवल बयानों से बात नहीं होती है राजीव जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। अच्छी बात है, स्वागत होना भी चाहिए, मैं भी स्वागत करता हूं। इस देश का हर नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी सर्वोच्च न्यायालय का बयान होगा उसका स्वागत करेगा। लेकिन आप एक तरफ बयान देंगे कि मैं उसका स्वागत करता हूं, और पहले ही लिस्ट में ऐसे व्यक्तियों को टिकट भी दे देंगे जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे रहे हैं। कौन आपको स्वीकार करेगा? और अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को स्वीकार करते हैं तो क्या जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आज तक आपने कोई प्रतिक्रिया दी? आप चंडीगढ़ के चुनाव के बारे में, मेयर के चुनाव के बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, क्या सम्मानित प्रधानमंत्री ने उन निर्णयों के बारे में कोई टिप्पणी की? नहीं की। आप जो बात कर रहे हैं, आप समय समय पर अगर आप कोई बात करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता नहीं बनी रह सकती है, संभव ही नहीं है वो। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार की बात, ये विपक्ष का आरोप है, ये आरोप ही सही कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, उसका नमूना है ये जी। आप उसकी जांच क्यों नहीं करा देते? और दूसरी चीज, क्या अगर स्टेट बैंक इस तरह का निर्णय मांग रहा है, इस निर्णय के खिलाफ अपील में जा रहा है कि हमको नाम प्रकट करने के लिए समय दिए जाए, ठीक है। तथ्य यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं उनमें 90% से अधिक बॉन्ड ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। तो स्वाभाविक है 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड लेने वालों की संख्या कोई करोड़ों में तो होगी नहीं, गिनती के लोग होंगे। क्या सर्वोच्च न्यायालय अगर आज ये निर्णय दिया होता कि किन किसानों को किसान सहायता निधि दी जा रही है, सम्मान निधि दी जा रही है, उसका नाम आप सार्वजनिक कर दीजिए, तो क्या स्टेट बैंक यही काम करता कि हमको समय दीजिए, हम तब नाम बता पाएंगे? ये संभव? क्या इस देश का कोई नागरिक इस बात को स्वीकार कर सकता है कि सर्वोच्च स्टेट बैंक को अपने यहां लेन देन करने वालों का नाम बताने में 4 महीने का समय लगेगा? तो क्या आप भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े होने दिखाई पड़ते हैं, या भ्रष्टाचार में जुड़े हुए लोगों की गतिविधियों के ऊपर पर्दा डालते हुए आप नहीं दिखाई पड़ते हैं? बात आप कुछ कह रहे हैं, कर आप कुछ रहे हैं।
जी। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लोगों के सामने है। ये आपकी कमजोरी है। इन कमजोरियों से बचने के जो भी आपके हथकंडे हैं वो कारगर नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। राहुल गांधी के राहुल गांधी ने कब कहा मोदी जी के बारे में? राहुल गांधी ने कहा कि किसान लाचार है, युवा बेरोजगार है, गरीब परेशान है, और मोदी जी का जो असली परिवार है वो लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने ये बात कही। आप ये कहिए कि साहब नहीं, बिल्कुल किसान खुशहाल है। आप ये कहिए कि नहीं साहब, युवाओं में कोई बेचैनी नहीं है, तब आप बात होगी ना। राहुल गांधी ने तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जिसको लेकर के आप जवाब दे रहे हैं। भारत को रोकने की बात तो राहुल गांधी भी नहीं कर रहे हैं, तो भारत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। किसने कहा कि भारत रुक जाएगा? किस इंडिया दल समूह के किस नेता ने कहा कि नहीं भारत को रोक के मानेंगे? वो तो ये करें कि जो भारत की गति है उससे हम और आगे ले जाएंगे। इन चीजों अगर हम किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को अगर आप सशक्त नहीं करेंगे तो हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। और आप केवल खोखले नारे लगा रहे हैं। क्या संभव है? तो आपकी बात तभी कारगर हो सकती है, प्रभावी हो सकती है, विश्वसनीय हो सकती है, लोगों को कन्विंसिंग लग सकती है, जब वो तथ्यों के नजदीक हो। अगर वो तथ्यों के नजदीक नहीं है तो आप ये कहते रहिए, भले कहिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आप स्वागत कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ आरोप नहीं लगे हैं सब पैसा लेके सवाल पूछने के? अब उन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या आपने उनको विधायक का चुनाव नहीं लड़ाया? क्या आपने 195 वाली पहली लिस्ट में उनको आपने उनमें शामिल नहीं किया? आज भी आप कह दीजिए कि साहब इनके ऊपर आरोप लगे थे, मैं इनका टिकट वापस करता हूं। ये हमारी पार्टी में कईयों को मैं आपसे कर अन्य लोगों को अपनी पार्टी में लेकर के आप आए, तो आपकी बात से ये होता नहीं है। इसलिए अब ये हो गया कि आप सत्ता में रह करके अब विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकते। सत्ता में रह करके आपको अपने सत्ता के दौरान जो आपकी गतिविधियां रही हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो विपक्ष के सवालों का सामना आप नहीं कर सकते। विपक्ष के ऊपर हमला करके सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब उत्तर होता है, और आपको उत्तर देने पड़ेंगे क्योंकि उत्तर की अपेक्षा आपसे है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उत्तर की अपेक्षा तो आपसे ही है क्योंकि प्रधानमंत्री आप हैं, और ये अपेक्षा तो की ही जाएगी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी की जो यात्रा है, अभी की पहली यात्रा, उसके बाद दूसरी यात्रा, असरकारी साबित तो हो रही है, और इंडिया गठबंधन को इससे क्या मजबूती यहां मिलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल राजीव जी, यात्रा अभी मध्य प्रदेश में चल रही है और कल परसों तक चलेगी, 6 तारीख तक। आज वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में से निकली है, गुना शिवपुरी, फिर दिग्विजय सिंह का क्षेत्र राजगढ़, कल पहुंचेगी उज्जैन में रात्रि विश्राम है, महाकाल के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी। कुल मिलाकर जो जनता, जो भीड़, जो सैलाब राहुल गांधी के साथ उमड़ रहा है, वो दिल्ली के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर रहा है। उसी की प्रतिक्रिया में ये हो रहा है कि जो शकील जी ने कहा कि भारत और मोदी को एक कर दिया गया है। मैं बस इतनी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि देश इस वक्त आपातकाल के मुहाने पर खड़ा है। 1975 में आपातकाल लगने से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज देश उससे भी आगे निकल चुका है। आज तो भगवान का अवतार बताया जा रहा है प्रधानमंत्री को, मोदी को देश बताया जाता है, मोदी भारत, भारत मोदी। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन बिल्कुल आपातकाल की ओर बढ़ रहे हैं। और जो प्रशांत जी ने कहा कि ये व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा है कि प्रधानमंत्री हिटलर की तरह पूजे जाने लगे हैं, उनकी पूरी पार्टी, उनकी पार्टी का पन्ना प्रमुख तक, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पन्ना प्रमुख तक, सब भेड़ चाल में पीछे पीछे चल रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछता। जनता तो सवाल नहीं पूछ रही थी, सिर्फ विपक्ष, आप जैसे लोग और कुछ राजनेता जो सड़कों पर उतरे हुए वे सवाल कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम अगर प्रतिकूल हुए तो बीजेपी के भीतर से जो सवाल उठेंगे, सवालों की आंधी जो चलेगी, उसका सामना मोदी शायद नहीं कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशंका है। जी राजीव जी। जी जी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये बहुत गंभीर है, चिंता का विषय है। लेकिन साथ साथ जरा आप चूंकि उस एरिया में जिधर अब राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, इंदौर, उज्जैन, ये सब एरिया, और पहली भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसमें भी वो उधर आए थे, दोबारा उधर जाने का क्या मतलब है, और क्या यही रूट है उधर, क्योंकि यहाँ से फिर राजस्थान होते हुए
गुजरात पहुंचेंगे राहुल गांधी, फिर मुंबई पहुंचेंगे। इसी महीने अगले 10-15 दिनों में ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। और क्या आपसे भी वही सवाल कि क्या यहाँ इंडिया मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक तो सिर्फ 2 दलों के साथ समझौते हुए हैं, बाकी तो पहले से गठबंधन है कांग्रेस का, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। यहाँ मजबूती है जो चुनौती पेश कर पाए आने वाले चुनाव में? मध्य प्रदेश में 2 पार्टियां ही मुख्य हैं, बीजेपी और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 1 सीट से चुनाव लड़ेगी, 1 सीट समाजवादियों के लिए दी जा रही है इंडिया गठबंधन में। देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस, भले ही बीजेपी की सरकार बनी हो, कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत 40 था, 40 ही रहा। मामूली घटत बढ़त चलती रही, लेकिन कोई बहुत फर्क पड़ा नहीं। राहुल गांधी की यात्रा बड़ी ही रणनीतिक यात्रा है और उन जगहों से गुजर रही है जहां बीजेपी को उसकी असली स्थिति में लाना बहुत जरूरी था। सिंधिया जी के गढ़ गुना, जहां से सिंधिया को टिकट दिया गया है, जीतू पटवारी ने कहा कि हम सिंधिया जी को उनके गढ़ में उन 2019 जैसी स्थिति में फिर लाएंगे और केपी जैसा ही नेता, दमदार योद्धा उनसे लड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि सिंधिया केंद्रीय मंत्री बन गए तो बीजेपी की जीत हो गई, अब केंद्र में मंत्री हैं तो वॉक ओवर मिल जाएगा उन्हें तगड़ी टक्कर मिलेगी। तो ये बात उन्हें समझनी चाहिए। दूसरी बात यह कि धार और झाबुआ वो इलाके हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, और यहां झाबुआ में कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया है वहां उम्मीदवार बदल दिया है, क्योंकि जो उम्मीदवार बीजेपी का पिछली बार था, जो जीता था, उसके प्रति भी बहुत नाराजगी थी। तो जो नाराजगी मतदाताओं के मन में है, कांग्रेस उसका फायदा निश्चित ही उठाएगी। और इंडिया गठबंधन को मध्य प्रदेश में कह सकते हैं, देश में तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार में तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। वहां जहां बीजेपी अपना गढ़ मानती है वहां इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, मजबूती दिखा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन अच्छी स्थिति में है। और जो मानते हैं कि बीजेपी पिछले चुनाव को रिपीट करेगी, ऐसा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी तो चुनाव के उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस घोषित करेगी, उसके बाद क्या रणनीति है देखिए। और बीजेपी को बड़ी शिकस्त मिल सकती है यहाँ, ऐसा लगता है जी, क्योंकि 91 सीटें हैं। आप जानते हैं सेंट्रल इंडिया में गुजरात की 26 सीटें, 25 सीट राजस्थान की, 9 सीट 11 सीट छत्तीसगढ़ की और 29 सीटें इधर मध्य प्रदेश की। 91 में से 91 में से 88 सीट्स बीजेपी के पास हैं। और इधर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 120 सीटें बिहार की, 40 और 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 120 और 120 में से 103 सीटें एनडीए के पास है, उसमें से बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें। तो अगर इधर मध्य भारत की ये 4 राज्य और उत्तर प्रदेश और बिहार ये मिल जाएं तो यहाँ पर दोनों मिलाकर पिछली दफ़ा कांग्रेस बीजेपी के पास 191 सीटें हैं, 191 सीट्स, 272 का आंकड़ा होता है। और जैसा बता रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अगर यहाँ दोनों क्षेत्र में अगर डेंट लग जाता है तो फिर तो परिस्थिति बिल्कुल बदलती हुई दिखाई देती है। और यहाँ से जरा क्लोजिंग में आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, यहाँ से क्या आप देखते हैं, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने कहा 80 और 40 का जिक्र अखिलेश यादव ने किया है, उसको हम लोगों ने सुनाया था अभी, और पूरा का पूरा फोकस 80 और 40 पे है, 120 सीटें, 120 में से 103। और जिस मजबूती के साथ जो हमने पटना में देखा, वो मजबूती अगर बरकरार रहती है बिहार में, और उसी मजबूती के साथ अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देता है तो फिर, और क्या ये ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इतने परेशान दिखाई देते हैं? बिल्कुल राजीव जी, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह पे, और बिहार में ज्यादा, क्योंकि बिहार में तो बिल्कुल, मैंने कल भी चर्चा की थी कि रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होगा जैसा अभी है। और उसमें नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान होगा। और उत्तर प्रदेश में भी राजीव जी, अब ये गठबंधन जो हुआ है, बहुत सारे लोगों का, जो हम लोग के विश्लेषक भी हैं, बाकी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी,
हम लोग कन्वेंशनल तरीकों से हिसाब किताब लगाते हैं, जबकि समाज बदल रहा होता है। समाज की रिसाइकलिंग लगातार होती है, नई जनरेशन आती, नए वोटर्स आते हैं, नए तरीके के सवाल पैदा होते हैं। और उत्तर प्रदेश में राजीव जी इस वक्त चुनाव वहां पे अखिलेश यादव या राहुल गांधी या मायावती नहीं लड़ेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश का युवा चुनाव लड़ने जा रहा है, और देखिए वो क्या करता है। एक बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी बड़ा कह रहे थे कि आंसू नहीं सूख रहे हैं कांग्रेस के, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि उस वक्त वो महासचिव थे जी। जिस वक्त मोदी जी महासचिव थे, उनकी पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैश लेते हुए रंगे हाथों कैमरे में आए थे जी, और उनका अध्यक्ष पद चला गया था, स्वीकार किया था, तभी अध्यक्ष पद गया था उनका। एक बात। एक याद होगा आपको कि ऑपरेशन दुर्योधन था 2005 में, जिसमें 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द की गई थी। सवाल था कि कैश लेकर, कैमरे के सामने कैश लेकर सवाल पूछे थे पार्लियामेंट में। उन 10 में से 6 सांसद मोदी परिवार थे, यानी बीजेपी के थे। जी। तो आंसू किसके लिए सूख रहे हैं? किसको, कौन ये पैसे ले देकर सरकारें गिराता है? ये रिसोर्ट में क्या आध्यात्म के भाषण होते हैं संत महात्माओं के? जो एमपीज एमएलएस को आप रिसोर्ट पर ले जाते हैं गुवाहाटी के, उसके बाद वो सरकार बन जाती है, तो वहाँ क्या आध्यात्म होता है, योग होता है, ध्यान होता है, क्या होता है? वहाँ पैसे का लेन देन होता है। बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात है। और उसी पैसे के लेन देन का की घबराहट है कि स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है कि तारीख बढ़ा दीजिए। बिल्कुल। तो ये चुनाव बहुत कुछ सिद्ध करने वाले हैं। और मैं फिर कहूंगा कि ये जो मोदी परिवार वाला मामला है, ये व्यक्तिवाद की तरफ जा रहा है, और ये खतरनाक ट्रेंड है। बहुत खतरनाक ट्रेंड है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिस दिशा में आज से कई साल पहले, लगभग 90 साल पहले, 80 साल पहले जर्मनी गया था। खैर, चर्चा होगी आने वाले समय में, इन सब पे भी चर्चा होगी, लेकिन चुनाव का वक्त है और ऐसी चर्चाएं खूब होंगी। रोज़ नए नए बयान आएंगे, उन बयानों की समीक्षा तो ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से एक दिशा दिखाई देती है, एक डायरेक्शन सामने आता है, जिस डायरेक्शन में ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव जाता हुआ आपको हमको दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपका।